याद नहीं होगा कि आप एक सच्चे आशिक हैं। बिल्कुल, मैं एक सच्चा आशिक हूँ। मुझे अपनी लाइफ से, अपनी फैमिली से बहुत प्यार है और मैं अपनी सारंगी से बहुत प्यार करता हूँ। कितना हैवी है? ये है? ज़्यादा हैवी नहीं है। अगर मैं इससे प्यार करूँगा तो ये मुझसे प्यार करेगी। मैं इसको रिस्पेक्ट दूंगा तो ये मुझे रिस्पेक्ट देगी। मैं इसकी कदर करूँगा तो ये मेरी स्टेज पे कदर करेगी। मैं क्या पूछने जा रही थी, मैं भूल गई। ठीक है, मत करना। आंखें बंद करते हैं वो हम ख्याल में बंद करते हैं, हम उस ख्याल में खो जाते हैं। हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है, बिन तेरे लम्हा। मॉडर्न वर्ल्ड में आपने कई तरह के सिंगर्स देखे होंगे, आर्टिस्ट देखे होंगे और उनके हाथ में अलग अलग तरह के आपने इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे, कभी यूकेलेले, कॉन्गो या गिटार। लेकिन मेरे इस स्ट्रिंग सेशन में आज जो हमारे साथ मेहमान हैं वो अपनी विरासत को आगे लेकर पहुंच रहे हैं। वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं 200 साल 300 साल पुराना है। मिलिए नबील खान से, इतने स्मार्ट लुकिंग गुड बॉय जिनके हाथ में इस मॉडर्न वर्ल्ड में सारंगी है। ये तो क्वेश्चनेबल है ही, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे चाहूंगी वो टैलेंट हमें जरूर दिखाएं। श्योर, बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ। कितना हैवी है? हैवी है? ज़्यादा हैवी नहीं है। ओके जितनी हल्की लकड़ी होगी ओके उतनी अच्छी वुड मानी जाती है। ओके तो ज़्यादा हैवी नहीं है। आप अगर ट्राई करना चाहती हैं ठीक तो है। कर सकती हैं, बिल्कुल। पर जैसे आपने उठाया ना, मुझे लग रहा था ये हैवी है, बट आप शायद बहुत प्यार से इसे उठा रहे हाँ, थे। क्योंकि इट्स लाइक माय बेबी, या दैट्स व्हाई। आपको थोड़ी देर तुम्हें दिल लगी ठीक है। सुनाता हूँ। अब मेरे दिमाग में वो चल रहा था तो मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई तुम्हें दिल लगी, नुसरत फतेह अली खान साहब। ये जानना है कब आपने इसकी शुरुआत की, कब इस जर्नी की शुरुआत हुई। और आजकल के टाइम में जब आपको ये कोई इंस्ट्रूमेंट के साथ देखता होगा तो पहले लगता होगा कि अच्छा ठीक है कुछ सूफी गाने, लेकिन जब आप इसे प्ले करने लगते हैं इंसान चुटकी में बैठे बैठे किसी और वर्ल्ड में चला जाता है। इसकी खूबसूरती भी यही है। जर्नी कैसे शुरू हुई आपकी? ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। तो मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ 2007 में। तो जब मैं 7 साल का था तब मैंने सारंगी सीखनी शुरू करी अपने ग्रैंडफादर उस्ताद पद्म भूषण अवार्डेड उस्ताद साबरी खान साहब और अपने फादर उस्ताद नासिर खान साहब। तो इसकी सच्चाई मैं आपको एक बताना चाहता हूँ और ये एक फैक्ट है कि मैं सारंगी कभी सीखना नहीं चाहता था। मैं सारंगी कभी बजाना नहीं चाहता था और मेरी कभी भी इच्छा नहीं थी कि मैं सारंगी सीखूँ। वो एक चीज़ होती है कि आपके घर में जो चीज़ मौजूद है, जो आपके आसपास है, उसकी आपको कदर नहीं होती। उस चीज़ की कदर नहीं होती। जब वो दूर चली जाती है, जब किसी और को आप देखते हो तब आपकी वो कदर होती है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मुझे उस चीज़ की कदर नहीं थी, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर की हमेशा एक इच्छा थी कि मैं सारंगी बजाऊं। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। उनकी इच्छा थी कि मेरा जो ग्रैंडसन है वो सारंगी ज़रूर बजाएगा और उन्होंने मुझे इस इंस्ट्रूमेंट में जो है ध्यान लगाया और बताया कि नहीं तुम इंस्ट्रूमेंट बजाओ। मेरे फादर ने चाहा कि नहीं मैं सारंगी बजाऊं, क्योंकि अगर मैं वो विरासत आगे नहीं बढ़ाऊंगा तो कौन बढ़ाएगा। तो मेरे फादर ने बताया कि तबला प्लेयर्स तो बहुत हैं, मैं हमेशा से तबला प्लेयर या क्रिकेटर या एक्टर बनना चाहता था। तो तबला प्लेयर्स आप उठा के देखेंगे हर गली में, हर देश में, हर स्टेट्स में, हर सिटीज़ में हज़ारों लाखों की तादाद में तबला प्लेयर्स हैं। आज की डेट में बहुत तबला प्लेयर्स हैं और सारंगी शायद 2%, 3%, 4%। तो उन्होंने बोला कि वो चीज़ करो जो बहुत रेयर है। तो लकीली मैंने वो इंस्ट्रूमेंट चुना जो कि मेरे बुज़ुर्गों का बजाया हुआ है। जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ
मैं मुरादाबाद सैनिया घराना से बिलोंग करता हूँ, और जो कि एक ट्रेडिशनल फैमिली है, और ट्रेडिशनल फैमिली सारंगी प्लेयर्स की। और हमारा घराना मियाँ तानसेन जी से चल रहा है, हु वाज द लेजेंडरी सिंगर ऑफ द टाइम ऑफ द ग्रेट मुगल एम्परर अकबर। और हमारा ज़माना, हमारा घराना वहाँ से चल रहा है। और धीरे धीरे जब मेरे स्कूल में लोग मुझसे पूछने लगे कि यार ये क्या चीज़ है, मेरे साथ के स्टूडेंट्स, मेरे साथ के फ्रेंड्स गिटार बजा रहे हैं, कीबोर्ड बजा रहे हैं, उनको इतनी कोई अहमियत नहीं दे रहा, लेकिन मुझे दे रहा है। मैं ये सोच रहा कि यार मैं ये अलग क्या कर रहा हूँ, कुछ तो अलग है नबीली, ये कुछ अलग चीज़ है जो मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। और मेरे प्रिंसिपल, मेरी टीचर्स आके कहती थी यार ये तो बड़े लोग बजाते हैं, तुम कैसे बजा रहे हो। लाइक तुम 7 साल के 8 साल के बच्चे। उस टाइम जब मैं सेकंड में आया, फिर मैं थर्ड में आया, तो मेरी एज भी बढ़ती गई, 9, 10, 11 साल की उम्र। तो स्टूडेंट्स, मैं फिर अपनी कॉलेज से कॉम्पिटिशन्स में जाने लगा, म्यूज़िक कॉम्पिटिशन में, वो मैं जीतने लगा, और मेरे साथ के जो बच्चे जाते थे वो हारते थे। तो सो द थिंग इज़ कि मुझे धीरे धीरे उस चीज़ की कदर और अहमियत पता लगने लगी कि यार मैं जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहा हूँ वो अलग है, वो आम इंस्ट्रूमेंट्स की तरह नहीं है, ये एक नेक्स्ट लेवल इंस्ट्रूमेंट्स है, ये कुछ और है, ये और इंस्ट्रूमेंट्स की तरह नहीं है। आप सितार से भी अवेयर होंगी, आप तबला से भी अवेयर होंगी, बस आप इस चीज़ से ज़्यादा आपने नहीं सुना होगा, किसी को बजाते भी नहीं सुना होगा, स्पेशली बच्चे और यंगस्टर्स को तो नहीं सुना होगा आपने। तो जिस एज में मैंने सारंगी सीखनी शुरू करी, उस एज में मेरे अलावा कोई नहीं था सारंगी बजाने वाला, अगर होगा भी तो मैंने नहीं देखा। और उस ज़माने से मुझे वर्ल्ड्स यंगेस्ट सारंगी प्लेयर कहते हैं। न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आए उस ज़माने में। अभी वर्ल्ड्स यंगेस्ट एस्टैब्लिश सारंगी प्लेयर्स लोग कहते हैं, क्योंकि मैं एक ऐसा यंगेस्ट सारंगी प्लेयर हूँ जो कि परफॉर्म कर रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ। तो ये सब मेरे बड़े बुज़ुर्गों की, मेरी फैमिली, मेरे ग्रैंडफादर की दुआओं की वजह से, उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से है। जो भी हम लोगों ने सीखा वो सब कुछ उन्हीं से सीखा। तो जब मैंने अपने अंकल उस्ताद कमाल साबरी जी से भी मैंने तालीम ली है, तो वो मुझे अपने साथ बजवाते थे स्टेज पर, तो बहुत एक्सपीरियंस मुझे मिला उनके साथ बजाने से। तो वो मुझे मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल टूर पे लेके गए, जो कि नॉर्वे में हम गए थे 2015 में, जब मैं 15 साल का था। जब मैं वहाँ से अपने वापस स्कूल में आया तो मुझे लाइक फ्लावर से सम्मानित किया जा रहा, अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा, पूरा स्कूल मेरा फ़ैन हो गया। आई वॉज फीलिंग लाइक यार ये कुछ अलग है। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस मेरा सबने बढ़ाया। तुमने बोला कि यार तुम ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ, यही करो। तो वो एक एज थी, वो मेरा एक मोमेंट था मेरा लाइफ का, कि मैंने ठान लिया कि आई वॉन्ट टू बिकम अ सारंगी आर्टिस्ट, अ सक्सेसफुल सारंगी आर्टिस्ट, और मैं ही हूँ जो अपने लेगेसी को आगे लेके जाऊँगा। और मेरा एक एम है कि सारंगी को मैं वर्ल्ड वाइड फैला सकूँ, फेमस कर सकूँ। मेरे ग्रैंडफादर का भी वो सपना है, और मैं इंशाल्लाह वो ज़रूर पूरा करूँगा। अच्छा, आप फरमाइश कर सकती हूँ मैं कुछ? बताइए। मैं केसरिया बालम चाहूँगी।
कैसे आ रही है, कैसे Okay. बजा रहे हो इसे आप? तो हम यहाँ पर जो हमारी क्यूटिकल्स हैं, हमारी जो फिंगर्स हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ये फिंगर बोर्ड है, इसमें ना कोई फ्रेड है, इस इंस्ट्रूमेंट में ना कोई फ्रेड है, ना कोई निशान है, ना कुछ है। हमें अपने प्रैक्टिस से बजाना पड़ता है। सो हमारी जो ये चीज़ है, लगाना होता है। तुक्का नहीं, हमारा हम Your mind हमने has सोच to be रखा है। connected. अब ये सारंगी, मेरी सारंगी में काफ़ी फ़र्क है। अब इस सारंगी की जो रे है, या गा या मा पा धा नी सा, हमारे सुर सारे गामा पा धा नी सा होते हैं। अब इसकी रे यहाँ आ रही है, लेकिन मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा देख रहा हूँ बार बार। तो बट होता ये है कि हमें इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो उन सुरों पे जैसे, तो हमें बार बार इसको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि पा कहाँ है, हाँ, या धा कहाँ है, या रे कहाँ है, या माँ कहाँ है, हमें नहीं पता। लेकिन मुझे पता है, क्योंकि मैंने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है, क्योंकि क्या बचपन से आप बजा आगे रहा हूँ। करके भी play कर सकते हैं? जी। तो आँख बंद करके भी मैं बजा सकता हूँ, क्योंकि मैंने इतनी प्रैक्टिस करी है, इतनी शिद्दत करी है, इतनी इबादत करी है इस चीज़ की, कि मुझे पता है कि सुर कहाँ आएंगे। और हालांकि ये दूसरी सारंगी है, मैं इस पर कभी 3 साल तक मैंने नहीं बजाया, लेकिन आज मैं बजा रहा हूँ। हालांकि मिस्टेक्स मुझसे हो रही हैं, इधर उधर हो रहा है, लेकिन इतनी प्रैक्टिस है और इतनी आपको पता है कि रे यहाँ है, गा यहाँ है, माँ यहाँ है, तो वो आसपास ही होंगे। तो अगर मैं इसको 1-2 दिन तक बजा लूँ, तो ये परसों से मुझसे अच्छी बजेगी। ये है। जो हुआ, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास तो नहीं हो रहा, लेकिन हाँ, इट्स ट्रूली मैजिकल। जी। और जैसा कि आपने पूछा था कि बजती कैसे है, तो हमें इसको यहाँ टच करना पड़ता है, ऐसे। ये जब यहाँ लगेगा तो आवाज आएगी। यहाँ टच करना है। मेरे बुजुर्गों ने और मेरे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर्स ने, किसी ने कहा ये चीज़ कि सारंगी सीखने के लिए आपको एटलीस्ट 300 साल चाहिए। 300 ईयर्स आपको चाहिए सारंगी सीखने के लिए। तो आजकल तो लोगों की उम्र भी, लाइक एज भी 100 मैक्सिमम 110 120 तक जाती है, तो 300 तो बहुत दूर की बात है। और एक मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ अकबर के कोर्ट का। तो किसी को सज़ा होने वाली थी, जिसको सज़ा होने वाली थी, बादशाह ने पूछा कि आपकी क्या आखिरी ख्वाहिश है, आपको फांसी होने से पहले क्या ख्वाहिश है। उस टाइम या तो फांसी होती थी या हाथी के नीचे हो जाता था काम। तो उन्होंने बोला कि शहंशाह, मैं सारंगी सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने मियाँ तानसेन जी को बुलाया। उन्होंने बोला ठीक है, इनका किसी का शागिर्द कराओ जो सारंगी सीखे, उसके बाद उनके सलाम कर देंगे। तो वो ले गए किसी के कहीं पर विलेज में कि सारंगी के कोई उस्ताद थे, उन्होंने बोला उनको सिखाते रहो। तो वो सीखा। तो एक दिन हो गया, उन्होंने बोला सीख गए? तो उन्होंने बोला नहीं, अभी तो नहीं सीखे। चलो ठीक है, 1 महीना हो गया, फिर 3 महीने हो गए, 1 साल हो गया। तो बादशाह खुद जगह कि 1 साल हो गया सारंगी नहीं सीखे। उन्होंने बोला अभी तो एक राग हुआ है पूरा, सरगम सारंगी तो बजानी नहीं आई। तो देखते देखते 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल बीत गए, 30 साल हो गए, वो सारंगी उन्होंने बजाना नहीं सीखी। और बादशाह ने बोला कि आप सारंगी सीखते रहो, कोई बात नहीं। तो वो सज़ा ऐसे ही कट गई, देखते देखते वो उनकी डेथ भी हो गई। तो ये वाक़या ऐसे ही ख़त्म हो गया। तो सारंगी एक ऐसी चीज़ है, आपको बजाना है तो आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आप एक सच्चे आशिक हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक सच्चा आशिक हूँ। मुझे अपनी लाइफ से, अपनी फैमिली से बहुत प्यार है, और जो मेरे लोग क्लोज हैं मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ।
और मैं अपनी सारंगी से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं अपने काम से तो प्यार करता ही हूँ। अच्छा, मैंने आपको प्ले करते हुए तो देख लिया, अब मैं आपको सुनना भी चाहूँगी। हाँ, आप बोलेंगे अब इतना बकबक तो कर रहा हूँ मैं, लेकिन नहीं, मैं आपको गाते हुए सुनना चाहूँगी। बिल्कुल। तो क्या आप सुनना चाहेंगी, मतलब किस ज़माने का म्यूज़िक, क्लासिकल, बॉलीवुड, सिर्फ क्या? मैंने आपके जो वीडियो इंस्टाग्राम पे आपने इतने सारे डाले हैं, और सबसे व्यूड वीडियो या जो मेरा पसंदीदा है काली काली जुल्फें। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हम जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। वाह वाह, देखा मैंने, जब आप इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे थे तो अचानक से आपकी आँख बंद हो जाती है, आप गाते हैं तो आपकी आँख बंद हो जाती है। आर्टिस्ट मोस्टली ऐसा होता है जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्या सोचते हैं आर्टिस्ट आँख बंद करके? मुझे औरों का तो नहीं पता, लेकिन मैं अपना बताना चाहता हूँ कि जब मैं बजाता हूँ या जब मैं गाता हूँ, मैं आँख बंद करता नहीं हूँ, आँख बंद होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि एक आर्टिस्ट जब एक चीज़ में मगन है, वो कुछ गा रहा है, बजा रहा है, तो वो इतना डीप इन्वॉल्व है उसमें कि वो आंख बंद करके वो जो चीज़ गा रहा है, जो उसके मतलब है, वो इमेजिन कर रहा है। मैं जो चीज़ बजा रहा हूँ, अगर मैं कोई सी भी चीज़ बजा रहा हूँ, तोर बिना मोहे चैन नहीं, राग किरवानी की एक बहुत ही प्यारी बंदिश है, बहुत पुरानी, ब्रज के नंद लाला तोर बिना मोहे चैन नहीं, लाइक तुम्हारे बिना मुझे चैन नहीं, राधा बोल रही है कृष्ण के लिए। ब्रज के नंद लाला पैया पैरों विनती करो, दारू गल माला तोर बिना मोह चैन नहीं। तो वो जो मैं सोच रहा हूँ कि हाँ, मेरे दिमाग में एक इमेजिनेशन चल रही है, मैं इतना खोया हूँ उस गाने में, इस ख्याल में कि वो एक चल रहा है। जैसे कि मेरी एक कॉम्पोजिशन मैंने इसी ख्याल में आंखें बंद कर करके लिखी थी और उसको कंपोज किया था। वो बहुत डीप है, मेरे दिल के बहुत क्लोज है। लॉकडाउन में एक सपने में मेरी एक माशूकाना आती थी, तो मैंने उसका स्केच बनाया, उस पर लिरिक्स लिखे, उसको कंपोज किया। वो उसके बोल कुछ इस तरीके से हैं, पहली मोहब्बत का सुकून कभी ना करता दिल को महरूम, अर्श भी है अब जानता बस तेरी कुर्बत में ही मेरा दिल है मानता, तेरा रूप है इश्क का दरिया, मेरी रूहानियत का बन गई तू जरिया, तेरा ख्याल है मेरी करवटों में, मिले वो खुशी जो ना मिलती लफ्ज़ों में, तेरा ख्याल है मेरी करवटों में, मिले वो खुशी जो ना मिलती लफ्ज़ों में। इसके मीनिंग्स आपको समझ में आए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इस लाइन से, इस कॉम्पोजिशन से, कि पहली मोहब्बत का जो हमें सुकून है वो हमें महरूम नहीं करता कभी भी, और हमारा दिल सब जानता है। और जो तेरा ख्याल है वो मेरी करवटों में, मेरी जब रात में करवट लेता हूँ उसमें मेरी सोच में तेरा ख्याल है, और वो
इस तरीके से मैंने वो चीज़ लिखी और वो आज भी मौजूद है यूट्यूब पे, काफ़ी लोगों को पसंद आया। पहली मोहब्बत का सुकून कभी ना करता दिल को महरूम, अर्श भी है अब जानता बस तेरी कुर्बत में ही मेरा दिल है मानता। तो बेसिकली हम जो गाना आंखें बंद करते हैं वो हम ख्याल में बंद करते हैं, हम उस ख्याल में खो जाते हैं, हम उस गाने की नोट्स में खो जाते हैं, मेलोडी में खो जाते हैं कि किस तरीके से हमें वो कहाँ लेके जा रहा है, कहाँ हम आ रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है, बिन तेरे लम्हा भी दुश्वार है, धड़कनों को तुझसे ही दरकार है, तुझसे राहतें तुझसे चाहते, तू जो मिली एक दिन मुझे मैं कहीं हो गया लापता, ओ जाने जा दोनों जहां मेरी बाहों में भूल जा बेबी आई लव। तो हम वो एक कहीं और हैं, हम यहाँ नहीं हैं, हम कहीं और नेक्स्ट लेवल पे पहुँच चुके हैं, हम वो गा रहे हैं लेकिन आप वहीं हैं, आप वो हमको महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम जब गा रहे हैं तो हम इस दुनिया में नहीं हैं। नबील, जितना मैंने आपसे बात की है मुझे ऐसा लगता है आपको देखकर कि आप बनावटी वाली जो दुनिया है उससे अपने आप को बहुत अलग रखते हैं जी। और ये भी जानना चाहूँगी कि कैसे हो पाता है। और कई बार ऐसा हुआ होगा जब अकेले में आप बैठे होंगे कि आपको एमलेस लग रहा होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ मुकाम जो आप चाहते हैं, जो सपने आप में देखते हैं, वो आसानी से मिल नहीं पाते। यू मस्ट हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट। उस बारे में बताइए। और डिस्ट्रैक्शन भी कई, क्योंकि हम मॉडर्न वर्ल्ड में हमें बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर जाती हैं, इंफैचुएशन हो जाता है उन चीज़ों से। तो एमलेस नहीं होना, आप जिस राह में चल रहे हैं, जिस लेगेसी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसमें लगे हुए हैं। हाउ डज दैट हैपन? सिर्फ मैं ही नहीं, काफ़ी लोग इस चीज़ से गुजर चुके हैं, काफ़ी आर्टिस्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा म्यूज़िक का सफ़र शुरू हुआ जब मैं 7 साल का था, और उस टाइम मेरा काफ़ी स्ट्रगल था। स्ट्रगल में ऐसा कह सकता हूँ कि मुझे अपनी स्कूल लाइफ और सारंगी जैसे इंस्ट्रूमेंट को संभालना दिल्ली की CBSE जैसी बोर्ड के सामने बहुत मुश्किल है। Academics and the music. एंड द म्यूजिक, वो भी सारंगी जिसमें आपको दिन में 4-5 घंटे रियाज करना है, और जो हम करते भी थे। उसके बावजूद मेरी मम्मी का, मेरी जो मदर है, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है इस चीज़ में। वो मुझे लेके जाती थी मेरे ग्रैंडफादर के पास सिखवाने। तो जब मैं स्कूल में था, आई थिंक 10th में बोर्ड्स होते हैं, 12th में बोर्ड्स होते हैं, तो उस टाइम बहुत प्रॉब्लम्स होती थी कि शोज़ भी होते थे, रिकॉर्डिंग्स होती थी, रियाज भी करना है, कैसे मैनेज करना है। तो वो मेरे लाइफ का बहुत ही बड़ा, मैं कह सकता हूँ कि वो मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड था। उस दौरान मैं सीखने भी जाना होता था, फिर वहाँ पर ईस्ट दिल्ली से साउथ दिल्ली सीखने जाना है, फिर वापस आना है, फिर स्कूल जाना है, फिर सीखना है, फिर स्कूल जाना है, फिर सारंगी को टाइम देना है। तो मेरी 12th में 75-80 के अराउंड परसेंटेज आई थी, जिससे मैं बहुत सेटिस्फाइड था, क्योंकि मेरे हिसाब से वो बहुत था, क्योंकि मैं सारंगी में भी इतना करना, फिर म्यूज़िक में भी करना, म्यूज़िक में भी रहना, तो वो बहुत मुश्किल था। तो वो एक स्कूल का दौर ऐसा था कि मुझे काफ़ी, एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि बचपना भी था। बेस्ट लाइफ होती है हर किसी की स्कूल लाइफ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो वो बेस्ट था। लेकिन जब आप वो कॉलेज में आता हो, अपने करियर के बारे में सोचते हो, तो आपके दिमाग में भी आया होगा कि यार मुझे करना क्या है। 22 साल का हो गया, करना क्या है। तो अभी भी ख्यालात दिमाग में ये आते रहते हैं कि ऐसा क्या करना है, लेकिन ऊपर वाले रास्ते बनाता रहता है। क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर ने एक बात कही थी कि जो तुम खिदमत कर रहे हो, जो तुम सीख रहे हो, जो दुआएं तुम ले रहे हो, ये एक न एक दिन तुमको पता लगेगा इसकी, ये दुआएं कहाँ काम आएगी। तो जब भी मैं कुछ ऐसी चीज़ सोचता हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा होता है, मेरे दिमाग से एक पॉजिटिव चीज़ आती है कि यार एक मैं सक्सेस पा रहा हूँ, इसमें कर रहा हूँ, वापस रियाज करने बैठता हूँ, तो वो ख्याल चले जाते हैं। और मेरा ये है कि मैं सिर्फ क्लासिकल नहीं करता हूँ, मैं जैज़ भी करता हूँ, मैं गज़ल्स भी करता हूँ, मैं फोक भी करता हूँ, मैं रॉक भी करता हूँ, मैं फ्यूजन भी करता हूँ। सब इसी में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसको पुराने ज़माने में 100 रंग बोलते थे, 100 कलर्स, क्योंकि इसमें से हम 100 प्रकार के म्यूज़िक निकाल सकते हैं। जैज़, टप्पा, कजरी, गज़ल, फोक, इंडियन क्लासिकल, राजस्थानी फोक, पंजाबी फोक, कश्मीरी फोक, और ये इंडियन क्लासिकल सारंगी, इसमें हम हर तरह के म्यूज़िक बजा सकते हैं। कुछ नमूना हम देख सकते हैं? बिल्कुल, हम ज़रूर कुछ ना कुछ देख सकते हैं।
मैं अपने आज की यंग ऑडियंस के लिए कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि उनको समझ में आए। कभी सारंगी बजाते हुए कोई आपके पास आया कि आप फिल्मों में भी ट्राई करिए, आप अच्छे बिल्कुल दिखते हैं बिल्कुल एक्टर? बिल्कुल 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 ये मैं बताना चाहूँगा, एक सीक्रेट है असल में, मैं आपके सामने मैं खोल रहा हूँ, चलिए कोई बात नहीं। तो काफ़ी मूवीज़ के जो हैं ऑफर्स आए, मतलब 7-8 फिल्म्स के ऑफर्स आए। मैं जब छोटा था, मैं जब 15 साल का था, तो एक फिल्म में एक बहुत ही छोटा सा बच्चा, गोरा सा बच्चा दिखाना था एक फिल्म में। तो मेरे फादर के पास फ़ोन आया कि इसको चाहते हैं हम, ये वो करना ये करना। तो मेरे फादर ने मना किया कि नहीं अभी छोटा है ये। फिर उसके बाद भी मुझे भी आए, एक्टिंग के आए, टीवी सीरियल्स के आए, फिल्म्स के आए, सपोर्टिंग रोल्स के आए। बट मेरे मदर और मेरे फादर ने बोला कि पहले आप इसमें कुछ बनाओ और उसके बाद आप जा सकते हो उसमें। अभी आप चले गए तो इससे दूर हो जाओगे। इसमें आपको बनाना है वो चीज़, इसमें एक नाम बनाना है, एक पहचान बनानी है, उसके साइड में आप कुछ भी करो फिर, लेकिन आप वहाँ तक पहुँचो तो सही पहले। लास्टली वो गाना जब आप
इतने टाइम स्टेज पर परफॉर्म करते हैं और थक हार के तब भी लोग उस गाने की फरमाइश करते हैं, बस ये गाना गा दो प्लीज़, ऐसा कोई गाना है? या रिसेंटली मेरा एक शो था दुबई में, तो जब वो एंडिंग पे था तो जब ख़त्म भी हो गया, एक सवा घंटे का शो था, तो वो पौने 2 घंटे तक चला। तो लास्ट में उन्होंने ज़्यादातर हर यही फरमाइश आती है कि आज जाने की ज़िद ना करो ख्वाजा मेरे ख्वाजा, तो इस तरह के गाने की फरमाइश आती है ज़्यादातर। तो आज जाने की ज़िद ना करो मैं थैंक यू वेरी मच एंड विद दिस वी विल रैप अप आवर शो। और लास्टली जाते जाते मैं आपको यही कहूँगी कि आज जाने की जिद ना करो। तो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार ये स्ट्रिंग सेशन रहा है, और ऐसे ही संगीत वादक जब आपको किसी किनारे यही ऐसे प्ले करते हुए नजर आए तो ठहर जाइए। जिस तरह से इस वीडियो को देखकर आप ठहर गए हैं और आपने नबील को इतनी देर सुना है, थैंक यू सो मच। जो भी लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग देखते रहें, अच्छे अच्छे कलाकारों को म्यूज़िक सुनते रहें और उनको आशीर्वाद देते रहें, यही चाहिए बस। थैंक यू।